सादर नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना एक लड़की पांच दीवाने। गोकी की कहानी है 26 आदमी और एक लड़की। इस लड़की की कहानी लिखते मुझे वो कहानी याद आ गई। रोटी के एक पिंजड़ानुमा कारखाने में 26 मजदूर सुअर से भी बदतर हालत में रहते और काम करते हैं। मालिक की जवान लड़की जब निकलती है, वे सब सीखचों से उसे देखते हैं। जीवन के रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली आती है। वे उसे देवी जैसी पूजते हैं, अलग अलग और इकट्ठे उससे प्रेम करते हैं। एक दिन जब वो अपने उच्चवर्गीय प्रेमी के साथ बाहर निकलती है, वे आदतन उसे झांकते हैं। लड़की कहती है सुअर कहीं के, और प्रेमी के साथ चली जाती है। पर जिस लड़की की कहानी मैं लिख रहा हूँ, वो बड़े आदमी की लड़की नहीं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की बड़ी लड़की है। पिता सरकारी नौकर है, पत्नी बच्चे पैदा करने में गांधारी की स्पर्धा करती है। गांधारी ने अंधे पति से 100 बेटे पैदा कर दिए थे। इस औरत ने जवानी में ही आंखों वाले पति से 4 पैदा कर लिए हैं। 5वें का शिलान्यास हो गया है। मरियल है, पूरा खाने को नहीं मिलता। शरीर में खून नहीं, हड्डी ही हड्डी है। बड़ी लड़की विशेष दुर्बल नहीं है, वही खाना बनाती है। माँ तो लगातार प्रसूति ही रहती है। लगता है लड़की खाना बनाते बनाते एक आध रोटी ज्यादा निगल लेती होगी। रोटी बड़े बड़े क्रांतिकारियों को कमजोर बनाती है। जे गुएवरा ने डायरी में लिखा है कि एक बहादुर गुरिल्ला साथी एक दिन चोरी से डबल रोटी के 2 टुकड़े खा गया। दूसरे दिन उसे दंड में नाश्ता नहीं दिया गया। लड़की छरहरी है, सुंदरी है और गरीब की लड़की है। मोहल्ला ऐसा है कि लोग 12-13 साल की बच्ची को घूर घूर कर जवान बना देते हैं। वो समझने लगती है कि कहाँ घूरा जा रहा है। वो इन अंगों पर ध्यान देने लगती है। ब्लाउज को ऊंचा करने लगती है, नीचे कपड़ा रख लेती है, कटाक्ष का अभ्यास करने लगती है। पल्लू कब खसकाना और कैसे खसकाना यह अभ्यास करने लगती है। घूरने से शरीर बढ़ता है, आंखें बड़ी ताकतवर होती हैं। रहीम ने कहा है रहीमन मन महाराज के, दृग सो नहीं दीवान। जाही देख रीझे नयन, मन ते ही हाथ बेकान। मन के दीवान जी होते हैं। नयनों के उपयोग के ज्ञानी उनका असर जानते हैं। अगर आंखों का असर भीतर पड़ रहा है, तो स्त्री लॉकेट हाथ में लेकर उसे हिलाने लगती है। लॉकेट न हो तो साड़ी के पल्ले को अंगुली पर लपेटने लगती है। थोड़ी कठिनाई उसके साथ होती है, जो स्वेटर बुन रही है, पर ध्यान से देखो तो वो भी 2-4 खाने गलत बुन देती है और उन्हें उकेल कर फिर बुनने लगती है। बाकी चलतू साफ ही कह देती है आज तो आपसे ही आइसक्रीम खाएंगे। चलिए, लड़की को बाकी घूरने वाले अब हताश होकर कहीं और घूर रहे हैं। अब कुल 5 दीवाने बचे हैं, जो सामने बैठते या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी से सवाया पड़ता है क्योंकि वो मेहनत करता है। फिर परंपरा से कूचे की खाक छानता चला आ रहा है। लड़की 18 साल की हो रही है, उभार पर है। छज्जे पर आकर देखने लगती है, तो उपस्थित दीवाना समझता है कि मेरे ही लिए खड़ी है और मुझी को देख रही है। 5 दीवाने एक साथ सिर्फ शाम को होते हैं, क्योंकि वे दिन में काम पर जाते हैं। दिन में जो हाजिर होता है, वो छज्जा देखता रहता है, आंखें मिलाता है, हाव भाव करता है। सामने एक अधेड़ जनरल मर्चेंट की दुकान है, नीचे क्राकरी वाला जवान है, मगर उसकी मुसीबत यह है कि छज्जा सिर के ऊपर पड़ता है। जनरल मर्चेंट के बगल में किताबों की दुकान है, जिसका मालिक 40 साल का खूबसूरत आदमी है। ठीक सामने के 2 कमरे के मकान में एक जवान आदमी रहता है जो बीमा कंपनी में काम करता है और 500-600 से ऊपर की कमा लेता है। यह 3-4 घंटे ही बाहर रहता है, बाकी समय घर में काटता है। कुंवारा है। घर के सामने एक हलवाई की दुकान है,
50 पर पहुंचता होगा, पर वो भी दीवाना है। दीवाना नंबर 5। इसे सबके बाद इसलिए ले रहा हूँ कि यह 100% दीवाना है। एकमात्र गंभीर और समर्पित दीवाना। गोरा आदमी है, अकेले जिंदगी काट रहा है, हर स्त्री पर मोहित हो जाता है, पर जब से उस लड़की पर इसकी नजर पड़ी है, यह बिल्कुल उसी का हो गया है। रात दिन उसी की याद में लिप्त रहता है, काम में मन नहीं लगता, लोगों से बात करता है तो या तो उसी की बात करता है या गुमसुम उसके बारे में सोचता रहता है। ठीक सामने रहने के कारण भीतर से भी उसे बैठकर या लेटे हुए देखता रहता है। यूं मामला यहाँ वहाँ जमाता रहता है। इसे हर 6 महीने में मकान बदलना पड़ता है। एक दोपहर को घबराया मेरे पास आया, कहने लगा मोहल्ले में पिटने की नौबत आ गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया मकान मालकिन गरीब है, उसने एक कमरा मुझे किराए पर देख रखा है, वो खुद एक से फंसी है। लड़की को मैंने पटा लिया था। एक लड़का भी है जो मैट्रिक की परीक्षा में बैठने वाला है। आज दोपहर को लड़की आ गई, माँ ऊपर सो रही थी। हम दोनों मिले कि माँ आ गई। देखा तो चिल्लाई, अरे इसे क्या चकला घर समझ रखा है, भले आदमियों के मोहल्ले में ये कारनामे, मेरी लड़की को बिगाड़ रहे हो। मैं अभी मोहल्ले वालों को पुकारती हूँ और तुम्हारी बोटी बोटी करवाती हूँ। मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने उसके पांव पकड़ लिए और कहा मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा लड़की से उसने क्या किया? कहने लगा कुछ खास नहीं, एक हल्का सा चांटा मारा और कहा चल हरामजादी, ऊपर लफंगों के चक्कर में फंसती है। मैंने फौरन साइकिल उठाई और आपके पास भागा चला आ रहा हूँ। क्या करूँ? मेरा वहाँ सामान पड़ा है, एक पेटी में काफी रुपया भी है, मैं लौटने में डरता हूँ। क्या सचमुच वो मुझे पिटवा देगी? मैंने कहा हाँ। उसने कहा पर मोहल्ले वालों को क्या मतलब? वे जानते हैं वो औरत एक से फंसी है, क्या वे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसी की बात मानेंगे, हंगामा करेंगे, तुम्हें पीटेंगे। ऐसे हंगामे मोहल्ले की नीरसता भंग करते हैं। महीने में एक आध लड़की भगाई न जाए तो मोहल्ले के निवासी बहुत बोर होते हैं। वो काफी घबराया हुआ था। मैंने पूछा आज या कल लड़की की माँ से तुम्हारी कुछ बात हुई थी? उसने कहा हाँ, रात को और सवेरे मेरे पास बैठी रही, पैसे की तकलीफ बताती रही, कह रही थी परसों मुन्ना की 50 रुपए परीक्षा फीस भरनी है। बड़ी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आता। सुबह भी वही चिंता बताती रही कि मुन्ना की फीस भरनी है। मैं मामला समझ गया। मैंने कहा फौरन घर जाओ, पेटी से 50 रुपए निकालो, ऊपर उसके पास जाकर उसे रुपए दो और कहो लो मुन्ना की फीस भर दो। जैसा तुम्हारा लड़का वैसा मेरा भाई, पैसा तो आता जाता रहता है, लड़के का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसके सिवा कोई और रास्ता पीटने से बचने का नहीं है। कहने लगे पर उसने पीटने वाले इकट्ठे कर रखे हो तो? मैंने कहा मैं निश्चित कहता हूँ, उसने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा होगा, वो तुम्हारी राह देख रही होगी। वो बोले 50 तो बहुत होते हैं, मेरा काम तो आधा भी नहीं हुआ था। मैंने कहा 50 दे दोगे तो पिटने से तो बचोगे ही, रात को वो तुम्हारा पूरा काम करवा देगी, इस तरह देवड़ा काम हो जाएगा। वो बड़ी घबराहट में गए। दूसरे दिन मिले तो मैंने पूछा पिटे तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा उसने रुपए ले लिए? वो बोले हाँ। कहने लगी कि अरे भैया तुम तो घर के ही हो, मुसीबत में तुम का नहीं आओगे तो कौन आएगा? मैंने पूछा और रात को उसने पूरा काम तुम्हारा करवा दिया ना? वो बोले हाँ करवा दिया, आपने ठीक कहा था कि देवड़ा हो जाएगा। मैंने कहा अब उस मकान को फौरन छोड़ो और बहुत ही तकलीफ उस मामले में हो, सुबीते का मामला न जमे तो गांधी जी की शिक्षा के अनुसार चलो। उन्होंने पूछा गांधी जी ने इस मामले में क्या सिखाया है सिवा ब्रह्मचर्य के?
मैंने कहा नहीं, उन्होंने अछूतोद्धार भी सिखाया है। 1-2 रुपयों में अछूतोद्धार कर लिया करो। वो गांधी भक्त हो गए, अछूतोद्धार पर अधिक ध्यान देने लगे। ब्राह्मण रुपए कमाने वाला, देखने में अच्छा फिर भी शादी न हो, यह एक सवाल बहुत लोगों के मन में उठता है। परदेशी है यहाँ। एक समस्या तो यही है कि लड़की वालों के सामने कौन सिद्ध करे कि यह ब्राह्मण ही है? उसकी वंशावली कौन बताए? परिवार के कोई बुजुर्ग दिलचस्पी लेते दिखते नहीं है। ऐसा नहीं है कि लड़की वाले आते नहीं है, वो खुद भी तलाश करके लड़की वालों के यहाँ जाता है। पर सुना है, एक विशेषता है उसमें, वो लड़की की अपेक्षा उसकी माँ पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इससे एक तो लड़की बिचकती है, दूसरे माँ उसे कुछ यूं ही समझने लगती है। कुछ लोगों ने समझाया कि माँ को जरूर खुश करो, पर उसे माँ समझकर खुश करो। वो जवाब देता है, मैं क्या करूं? जिस परिवार में जाता हूँ वहाँ माँ और लड़की दोनों मेरे ऊपर मरने लगती हैं। यह समस्या बड़ी टेढ़ी है। माँ पर ध्यान देता है तो लड़की बिचकती है और माँ लफंगा समझने लगती है। जहाँ माँ अनुकूल होने लगे वहाँ वो लड़की को काटती है, तेरा यहाँ क्या काम है? जाकर पढ़ती क्यों नहीं? माँ और बेटी दोनों पर एक साथ डोरे डालना खतरनाक होता है। कुछ पुरुष सोचते हैं कि लड़की नहीं तो माँ ही हाथ लग जाए। लड़की से तो शादी भी करनी पड़ सकती है, पर इधर यह प्रेमी लोगों से कहता जरूर है कि माँ मेरे पीछे पड़ी है। उस आदमी की बड़ी आफत है जिसे दुनिया की हर स्त्री अच्छी लगती है और यह समझता है कि दुनिया की हर स्त्री मुझ पर जान देती है। ऐसे में एक भी स्त्री हाथ नहीं पड़ती। यह प्रेमी नंबर 5 लड़की के पीछे दीवाना है। वो उससे शादी करना चाहता है, बिल्कुल डूबा है। लड़की भी अनुकूल लगती है, वो इसी की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। दीवानों ने खुद एक सीधी लड़की को जो सहज ही फंसती काया बना दिया है और अपना ही नुकसान कर लिया है। प्रेमी रोज 1-2 प्रेम कविताएं लिखता है, प्रेमानुभूति प्रसार मांगती है, वो लोगों को सुनाता भी है। कविताएं अच्छी होती है, सीधी भी होती है। मेरे पास आओ तो बैठो तो मैं तुम्हारा हाथ सहलाऊं और चूम लूं वगैरह। देखा देखी तो बहुत हो चुकी, निकटता कैसे हो? प्रेमी बड़ा आविष्कारक होता है। लड़की का बाप शराब प्रेमी है। इतवार की एक शाम उसने उसे बुलाया, मिसिर जी आइए न, यहीं बैठे। मिसिर जी आकर बैठ गए। प्रेमी ने ठर्रे का आधा खोल लिया और चालू हो गया। मिसिर जी जब आधी से ज्यादा पी गए तो प्रेमी ने कहा, आपको लड़की की शादी भी तो करना है। मिसिरी जी ने झोंकते हुए कहा, मुझे क्या चिंता, तुम जैसा दामाद किस वाले को मिलेगा? तुम तो मेरे दामाद ही हो गए। दुनिया कुछ भी कहे, सबकी माँ की। उसने प्रेमी को गले लगा लिया। प्रेमी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मिसिर जी घर से निकले तो प्रेमी ने पुकारा, मिसिर जी जरा सुनिए तो। मिसिर जी ने चलते चलते कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा है, फिर मिलूंगा। उनका नशा उतर गया था। एक नैतिकतावादी, यह सीधा खूबसूरत पुस्तक विक्रेता है। 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है। इसके लिए दुनिया में दूसरी और कोई औरत नहीं है। मैं कभी कभी उनके पास बैठता हूँ। वे पीड़ित हैं। कहते हैं, यह क्या चला है मोहल्ले में? बड़ी खराब बात है। तमाम हल्ला फैला हुआ है, यह बंद होना चाहिए। फिर कहने लगे, हमारी भी बदनामी हो रही है। वे 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंखें लड़ाते हैं और इशारे करते हैं। इससे हमारे धंधे पर असर पड़ेगा। मैंने उनमें से 2 से तो साफ कह दिया कि यहाँ न बैठा करो। मैंने थोड़े हल्के मूड में कहा, तुम तो हो बुद्धू। मैंने देखा कि वो लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, वो तुमसे बहुत आकर्षित है। तुम एक आध बार उसकी तरफ देख लिया करो। उन्होंने कहा, फालतू बात मत करो, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते। हमारी वाइफ है,